हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फ्रॉम द गुजरात जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी का जो है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अब इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कोर्ट मार्शल एक्ट, एफिडेविट एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर। ये एक्ट एनफोर्स कब हुआ? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। लॉ ऑफ एविडेंस को लेक्स फोरी भी कहा जाता है, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड। इंडियन एविडेंस एक्ट को सबसे पहले सर जेम्स स्टेफन ने ड्राफ्ट किया हुआ था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फैक्ट, फैक्ट मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, relation of thing capable of being perceived by the senses, that is physical fact, and any mental condition of which any person is conscious, also known as psychological fact. तो देखो, there are two types of fact, physical fact and psychological fact। जो चीज आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बॉडी टच से महसूस कर सकते हैं, दोज आर फिजिकल फैक्ट। और जहां पे आपका मेंटल कंडीशन डिप्रेशन में, खुश है, ठीक है, एनोइंग है, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट, मेंटल से रिलेटेड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्ट। उसके बाद फैक्ट इन इश्यू, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, liability or disability is asserted or denied in any suit or proceedings. Any fact asserted or denied in answer to an issue of fact recorded under CPC. A fact in issue is called the principal fact or factum probandum, which needs to be proved. Fact which are essential for determining right, duty, and disability in question and asserted by one party and denied by the other are called fact in issue. तो देखो, फैक्ट इन इश्यू क्या है? अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा, फैक्ट और दूसरा है इश्यू। फैक्ट हमने देखा, फैक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। इश्यू मतलब क्या है कि जहां पे प्रॉब्लम है। आज एक मुद्दे पे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक फैक्ट पे एक एसर्ट कर रहा है और दूसरा डिनाई कर रहा है, तो वहां पे वो फैक्ट इन इश्यू है। क्या इसने चोरी की? एक हाँ बोल रहा है और एक मना कर रहा है, तो वो फैक्ट इन इश्यू है। उससे रिलेटेड आप कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि पार्टीज अपना राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो एस्टैब्लिश कर पा रहा है, दैट इज नोन एज फैक्ट इन इश्यू। बट फैक्ट इन इश्यू को हमेशा प्रूव किया जाता है। जो एसर्ट कर रहा है, जो बोल आरोप लगा रहा है, उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि इसने चोरी की, और जो मना कर रहा है कि उसने चोरी नहीं की, उसको भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। तो इट इज नोन एज फैक्टम प्रोबंडम, दैट मीन्स द फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव। उसके बाद आ जाता है रेलेवेंट फैक्ट। One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this act relating to relevancy of the fact. A fact, in order to be relevant fact, must be connected with the fact in issue or with any other fact. Relevant facts are also known as evidentiary fact or factum probans, fact or evidence presented in the court as they have certain degree of probative force. रेलेवेंट फैक्ट, अब देखो, फैक्ट इन इश्यू है, अब वो पर्टिकुलर फैक्ट से कनेक्टेड जो भी फैक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आज ए के घर पे मर्डर हुआ है। ए के घर में जब बी गया तो बी ने देखा कि सारे सामान बिखरे हुए हैं, ए की लाश पड़ी हुई है, ए को स्टैप किया गया। तो ये जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट है। घर जाते ही उसने जो जो चीजें देखी हुई है वो सारे फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ मर्डर। तो यहाँ पे जो भी कनेक्टेड फैक्ट्स है विद द फैक्ट इन इश्यू, किससे कनेक्टेड है? फैक्ट इन इश्यू से। फैक्ट इन इश्यू क्या है? उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, तो ये फैक्ट इन इश्यू है। उससे रिलेटेड वो जितने भी फैक्ट्स बता रहे हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट है। और ये जितने भी रेलेवेंट फैक्ट है
वो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट में. इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टम प्रोबेंस, दैट मीन्स फैक्ट और एविडेंस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. ये कोर्ट में आप प्रेजेंट कर रहे हो फैक्ट इन इश्यू को सपोर्ट करने के लिए. उसके बाद एक डॉक्यूमेंट. इट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or makers, or by more than one of these means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. डॉक्यूमेंट कोई भी चीज जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो बट रिटन फॉर्म में. कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो? रिटन फॉर्म में, जो लेटर के थ्रू या फिगर के थ्रू या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे उसको देख सकते हैं, दैट इज अ डॉक्यूमेंट. एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एविडेंस मीन्स ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में दो टाइप के एविडेंस है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. ओरल एविडेंस, all statement which the court permits or requires to be made before it by the witnesses in relation to matter of fact under inquiry is oral evidence. And documentary evidence, all documents including electronic records produced for the inspection of the court. तो जहाँ पे मौखिक में बोल के आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने रेलिवेंट फैक्ट्स को, उसको ओरल एविडेंस कहा जाएगा. और जो भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आप एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट में, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड किया गया है. उसके बाद प्रूव, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट either believes it to exist or considered its existence so probable that a prudent man ought to act upon the supposition that it exists. Proved, कोर्ट मान लेती है कि ये फैक्ट जो है वो सही है अनलेस एंड अनटिल कोई उसको ऑपोजिट में उसका अपोज करके उसका एविडेंस लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज राउंड. तो देखो यहाँ पे प्रूव फैक्ट है, कोर्ट मान लेगी जब तक कि कोई उसको डिसअप्रूव नहीं कर लेता. Disproved, a fact is said to be disproved when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considered its non-existence so probable that a prudent man ought to act upon the supposition that it does not exist. Disprove, कोर्ट मान लेती कि ये कोई फैक्ट नहीं है अनलेस कि सामने वाला बिलीव करवाता है कि नहीं वो फैक्ट एग्जिस्टेंस में. तब तक कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगा दैट इट इज not it is disproved, it does not exist. Not proved, a fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. Not proved, अगर कोई वो पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव नहीं कर पा रहा है या डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो उसको नॉट प्रूव कहा जाएगा. वो सही है या गलत है दोनों प्रूव नहीं हो पाया तो वो फैक्ट को नॉट प्रूव कहा जाएगा. उसके बाद सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ. मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस और अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट. तो यहाँ पे प्रिजम्पशन कर रहा है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. कोर्ट मान लेगी जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना किया जाए. यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन पे चल रही है. आपका नाम ये है, कोर्ट मान लेगी अनलेस कोई और पर्सन उसको डिस्प्रूव नहीं कर पाता. Shall presume, the court shall presume a fact. It shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. It is rebuttal presumption of law. यहाँ पे मे और shall में डिफरेंस क्या है? मे में कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. shall में कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है. द डिफरेंस बिटवीन मे प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम, हम लोग स्कूल या कॉलेज में कहते थे ना कि मे आई कम इन मैम. ठीक है, तो आप यहाँ पे परमिशन ले रहे हो, ऑपोजिट पार्टी उसको अलाउ या डिसअलाउ कर रहा है. शेल में आप ऑर्डर कर रहे हो तो शेल में कोर्ट यहाँ पे मान ही लेगा अनलेस ऑपोजिट पार्टी डिसप्रूव्स इट. यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, मे में मान भी सकता है नहीं भी मान सकता. कंक्लूसिव प्रूफ, यहाँ पे कोर्ट उसको मान लेता है, कंक्लूसिव है, इसके डिफेंस में या डिसअप्रूव के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज राउंड, कंक्लूसिव प्रूफ है, कोर्ट मान ही लेगा, उसको डिसप्रूव के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए. सन राइजेज इन द ईस्ट, कंक्लूसिव प्रूफ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको गलत साबित करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए. Section 5, evidence may be given of fact in issue and relevant fact.
तो देखो कोर्ट में एविडेंस कौन से देने हैं, जो फैक्ट इन इश्यू है या रेलेवेंट फैक्ट है। उसके अलावा कोई भी अगर फैक्ट है वो लॉजिकल तो होंगे बट लीगली रेलेवेंट नहीं होंगे। मतलब अगर कोई भी फैक्ट है आप कोर्ट में बता रहे हो विच आर नॉट फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट होगा मतलब सही होगा, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, लीगली रेलेवेंट नहीं है, कोर्ट में उसकी जरूरत नहीं है। तो कोर्ट में सिर्फ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट से ही आपको आर्ग्यूमेंट करना है और एविडेंस प्रूव करना है। Section 6, very important. Facts which do not in issue are so connected with the fact in issue so as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and places. इसको रेस जेस्टे भी कहा जाता है। सपोज मैंने आज किसी को किडनैप किया हुआ है वडोदरा में, किडनैप करके मैं उसको ले गया अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर सूरत। तो यहाँ पे जो किडनैपिंग का जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही ट्रांजैक्शन कहा जाएगा कंटिन्यूएशन में। ठीक है, भले ही अलग अलग जगह पे इवेंट हो रहा है, बड़ौदा फिर अहमदाबाद फिर सूरत, फिर भी वो सेम ट्रांजैक्शन है, किडनैपिंग अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में है, तो उसको रेस जेस्टे कहा जाता है। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। कॉज मतलब क्या है, वाई अ पर्टिकुलर एक्ट वॉज डन। Effect, where act leaves behind certain effect. An opportunity, no act can be done without the accused having an opportunity to do it. अब देखो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी में क्या डिफरेंस है। ओकेजन, आज बी मार्केट में पैसे लेके निकला, ये ओकेजन है चोरी का। अगर किसी को चोरी करना है और वो देख रहा है कि एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा है एक बैग में, तो यहाँ पे ओकेजन बना चोरी करने का। उसके बाद कॉज, उसी दिन वो चोरी करेगा जिस दिन ए आदमी जो है वो हाथ में पर्स लेके जा रहा है और उसमें बहुत सारे पैसे। इफेक्ट, इफेक्ट में क्या है कि सपोज ए का मर्डर हो गया है, अब मर्डर प्लेस पे ए के गले में फांसी का निशान है, ठीक है, रस्सी से घोट के उसको मारा गया है, तो ये इफेक्ट है। आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ आपको जो जो मार्क्स दिख रहे हैं या फिर जो जो वहां पे एविडेंसेस दिख रहे हैं, दोज आर द इफेक्ट। और अपॉर्चुनिटी, अब देखो रोज घर में पूरी फैमिली है, उस दिन वो चोरी नहीं कर रहा है, बट जिस दिन फैमिली बाहर घूमने गई उस दिन उसने चोरी किया, तो देखो यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि आज चोरी किया जा सकता है। डेली तो चोरी नहीं कर पा रहा है, बट आज क्योंकि घर में कोई भी नहीं था तो वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट या थेफ्ट कर पा रहा है। दिस इज अपॉर्चुनिटी। सेक्शन 8, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब देखो मोटिव होना चाहिए। आज सपोज कोई किसी के घर पे चोरी कर रहा है तो उसके पीछे भी एक पर्टिकुलर मोटिव है। सीआईडी में बार बार कहता है ना कि इसके पीछे का राज क्या है, ठीक है, उसने क्यों ये चोरी की, उसके पीछे का एक रीजन होता है, उसको मोटिव कहा जाता है। हो सकता है कि घर में खाने पीने के पैसे नहीं है, बच्चे हैं उसको, वो 3-4 दिन से भूखे है, उसका पेट भरने के लिए उसने चोरी की, तो यहाँ पे ये मोटिव है उसका कि वो चोरी करके अपने बच्चों का पेट भर सके। फिर प्रिपरेशन, आज देखो कोई भी क्राइम कमिट करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत होती है। एंटरटेनमेंट मूवी में अक्षय कुमार को एंटरटेनमेंट को जब मारना था, मारने का प्लान कर रहा था, तो देखो सबसे पहले वो मार्केट में जाके जहर खरीद के आया, उसके बाद वो एंटरटेनमेंट के दूध में उसने वो जहर मिक्स किया, तो देखो प्रिपरेशन स्टेज है, प्रिपेयर कर रहा है मर्डर के लिए, अभी किया नहीं है, तो प्रिपरेटरी स्टेज। मार्केट से पॉइजन खरीद के आना वो प्रिपरेशन है। उसके बाद प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस, अगर इससे पहले भी उसने कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट कर चुका है तो उसको प्रीवियस कंडक्ट कहते हैं। सब्सिक्वेंट में आज सपोज ए ने बी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद वो मार्केट में चला गया, मार्केट में बात चल रही थी, कोई और बोल रहा था कि जिसने भी एक का मर्डर किया ना पुलिस उसे यहाँ पे अरेस्ट करने आ रही है, और ये सुन के बी वहां से भाग गया, वो एरिया से चला गया, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। चोरी करने से पहले और करने के बाद वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, दोज आर प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 9, वेरी इंपॉर्टेंट।
फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट, ठीक है। टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आज देखो सपोज ए के घर में बी ने थेफ्ट किया, चोरी किया। ए ने उसका चेहरा देख लिया। ए नहीं जानता कि बी कौन है, बट उसने चेहरे को आइडेंटिफाई किया है। पुलिस, उसने फिर चोरी के बाद पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस ने 8 से 10 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे। अब उन 8 से 10 लोगों के बीच अगर ए बी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। परेड है, 8 लोग वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपका मोबाइल आपसे अच्छा कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? सपोज आपका मोबाइल चोरी हो गया है, आपने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने आपके सामने 10 मोबाइल रखे हुए कि इसमें से आपका मोबाइल कौन है। आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें से ये वाला मेरा मोबाइल है, तो उसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहा जाता है। अगेन इट इज रेलेवेंट एंड इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। सेक्शन 10 जो है, थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिजाइन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम करने का सोच रहे, कंस्पिरेसी अभी कर रहे, ठीक है, उनका इंटेंशन है, वहां पे अगर कोई भी एक आदमी गवाही दे देता है, मतलब प्रिपरेशन स्टेज का क्या क्या प्रोसेस है वो बता रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति है या दो से ज्यादा भी है, उन पे भी वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन को एस्टैब्लिश किया जाता है सेक्शन 10 के अंदर। अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बैंक में चोरी करने का सोच रहे हैं, उसमें से अगर एक भी पूरा प्लान पुलिस को बता देता है, तो उसका पनिशमेंट बाकी दो लोगों पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसको थ्योरी ऑफ एजेंसी भी कहा जाता है। सेक्शन 11 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। इसमें बहुत ही फेमस मैक्सिम जो है, प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी मतलब क्या है? जिस वक्त जहां पे घटना हुई है, ऑफेंस हुआ है, उस वक्त वहां पे वो प्रेजेंट नहीं था। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दृश्यम मूवी है, ठीक है। अजय देवगन पे आरोप लगा था कि उसी ने मर्डर किया हुआ है डीएसपी के बेटे का, ठीक है। बट वो प्ली ऑफ एलिबी का यूज कर रहे हैं कि जिस दिन वो पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर हुआ था, ठीक है, 2 और 3 तारीख को वो तो गोवा में था ही नहीं, वो अपने फैमिली के साथ पंजिम गया हुआ था। दैट इज नोन एज प्ली ऑफ एलिबी। ऑफेंस के वक्त वहां पे उसका मौजूद न होना। तो ये रेलेवेंट फैक्ट है और आप ये डिफेंस में यूज कर सकते हैं। सेक्शन 13, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर कस्टम या राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां पे जिस पर्सन को उसका नॉलेज है, वो उसके बारे में बता सकता है और वो एडमिट हो जाएगा कोर्ट में। सेक्शन 15, फैक्ट्स बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। आज मैं गाड़ी चलाते वक्त किसी को ठोकर मार गया, किसी को टक्कर मार गया। अब वो टक्कर जो मारा था वो एक्सीडेंटल था या इंसिडेंटल था, मतलब गलती से हो गया या सोच समझ के मैंने वो ऑफेंस किया हुआ है, वो सेक्शन 15 में आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन वेदर इट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल वो कंसिडर किया जाएगा और वो रेलेवेंट होगा। सेक्शन 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे एडमिशन को डिफाइन किया जाता है। एडमिशन, अब देखो कोर्ट में एडमिट कौन कर रहा है सारे फैक्ट्स को? जज साहब कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट। तो वहां पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये रेलेवेंट है या फिर ये फैक्ट इन इश्यू है, देखो फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट ही होना चाहिए, तभी कोर्ट उसको एडमिट करेगा, अदरवाइज एडमिट नहीं करेगा। एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में किए जा सकते हैं। एडमिशन कौन कर सकता है? पार्टी टू द प्रोसीडिंग, ऑथराइज्ड एजेंट, पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट इज derived। अब देखो सेक्शन 21 कहता है एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड एडमिसिबल अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। मतलब सेल्फ सर्विंग एडमिशन रेलेवेंट नहीं है। सेल्फ सर्विंग मतलब अगर मैं कोई भी बयान दे रहा हूं जिससे कि मुझे ही नुकसान हो,
फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पे चोरी का आरोप लगा है और मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जिससे कि प्रूव हो जाता है कि मैंने ही चोरी किया हुआ है, तो उस चीज को एडमिट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही खिलाफ बयान दे रहा हूँ। हाँ, कन्फेशन जो है वो अलग चीज है, उसको एडमिट किया जा सकता है, बट उसके अलावा आप ऐसा कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते जिससे कि आपको खुद को ही नुकसान हो। इसको सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी कहा जाता है, अपने ही खिलाफ। तो वहां पे वो एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फेशन की बात कर रहे हैं। कन्फेशन हमेशा ओरली दिया जाता है। कन्फेशन क्रिमिनल केस में यूज किया जाता है। कन्फेशन अगर किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाए, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया जाए, कन्फेशन मतलब सच बताना, हाँ मैंने इसका मर्डर किया, हाँ मैंने ही चोरी किया, तो कन्फेस कर रहे हो, आप अपनी दिल की बात सामने वाले को बता रहे हो। तो अगर कोई कन्फेशन आप पुलिस ऑफिसर कर रहे हो, इट इज नॉट एडमिसिबल, इट इज इनएडमिसिबल। दृश्यम मूवी में भी आपने देखा होगा कि सेकेंड पार्ट में, दृश्यम 2 में, अजय देवगन पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस कर रहा है। बट देखो वहां पे कन्फेशन कैसे लिया गया था, बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, डरा धमका के, या फिर चोरी से, या फिर फॉल्स प्रॉमिस से उससे लिया जा रहा है, तो वहां पे वो इनएडमिसिबल है। तो कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को अगर आप दे रहे हो विच इन्वॉल्व्स इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, विल नॉट बी एडमिसिबल। उसके बाद सेक्शन 26 कहता है, नो कन्फेशन मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर shall be admissible against him unless it is made in the presence of a magistrate। सेक्शन 26 क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आप कन्फेस कर रहे हो बट उसी वक्त वहां पे कोई मैजिस्ट्रेट भी मौजूद है, तो फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा। 25 क्या कहता है, पुलिस के सामने कन्फेशन करोगे तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, बट अगर वहां पे मैजिस्ट्रेट भी मौजूद है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 27 कहता है कि कितना इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। अगर कोई आदमी आके कहता है कि मैंने मर्डर किया है और मर्डर का वेपन मेरे घर पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे अगर वो कन्फेस कर रहा है कि उसने मर्डर किया हुआ है, वो एडमिट नहीं किया जाएगा। बट जहाँ पे वो डिस्क्लोज कर रहा है ऑफ द फैक्ट कि मर्डर वेपन कहाँ पे है, वो चीज अगर इन्वेस्टिगेशन में मिल जाता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो सेकेंड पार्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 28 कहता है, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलेवेंट। अगर पुलिस ऑफिसर को आप कन्फेशन दे रहे हो विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, मतलब बिना डरे धमकाए या फॉल्स प्रॉमिस पे आप सामने से पुलिस को कन्फेस कर रहे हो, तो वो एडमिसिबल होगा। अदरवाइज सेक्शन 24 में वो इनएडमिसिबल है। उसके अलावा सेक्शन 29 में अगर कन्फेशन आपसे प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी पे लिया जा रहा है बाय एनी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब अगर कोई आरोपी अपने वाइफ से सच बता रहा है और वो वाइफ पुलिस में आके कन्फेस दे रही है, या फिर किसी थर्ड पर्सन को आपने बताया हुआ है, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को कि क्या है, तो वहां पे उसको एडमिट किया जाएगा और उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी कहा जाता है। अगर कोई नशे में है, कोई आदमी नशे में और वो अपना सारा सच बता देता है, तो वहां पे वो एडमिट किया जा सकता है। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट कन्फेशन ऑफ को एक्यूज एडमिसिबल। को एक्यूज, दो या दो से ज्यादा लोग अगर आरोपी है, उसमें से एक भी अगर कन्फेस कर देता है, तो वहां पे दूसरे एक्यूज पे वो अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 32 वेरी इंपॉर्टेंट, डाइंग डिक्लेरेशन। अब देखो इंडियन एविडेंस एक्ट में से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। से मतलब सुनी सुनाई बात है, मैंने सुना है कि इसने ये काम किया था, मैंने सुना है, मैंने खुद वो देखा या ऑब्जर्व नहीं किया था, मैंने सुना हुआ है। बट डाइंग डिक्लेरेशन उसका एक्सेप्शन है। धमाल मूवी में जब वो आदमी कहता है मरते वक्त, ठीक है, कि 10 करोड़ बड़े से डब्लू के नीचे गोवा में आपको मिल जाएगा, तो देखो डेट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन, उसको मान लिया जाएगा। उसको क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन पे है कि मरा हुआ आदमी कभी भी मरते वक्त झूठ नहीं बोलेगा। नेमो मॉरिट्यूरस प्रेसमिटर मेंटेरी,
दैट मीन्स नो पर्सन विल डाई विथ अ लाई ऑन हिज लिप्स। मरा हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखो, मर्डर हुआ है या सुसाइड किया गया है, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है रिपोर्ट के बाद। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत है जो पूरा बॉडी चेकअप करेगा। जज को या मैजिस्ट्रेट को मेडिकल इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वहां पे वो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है कि आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इसको मारा गया है या इसने खुद अपनी जान ली है। बट देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ओपिनियन। इसका मतलब जो भी डॉक्टर वहां पे अपने मेडिकल रिपोर्ट में बताता है कोर्ट को, कोर्ट उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकते। यहाँ पे कोर्ट उसको मान ही लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोर्ट ओपिनियन ले रहा है। हाँ, सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 54 जो है कैरेक्टर की बात कर रहा है। सिविल केसेस में कभी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो इररेलेवेंट है। बट सिविल केस में अगर बैड और गुड कैरेक्टर प्लेंटिफ अगर एस्टैब्लिश कर रहा है, तो फिर डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट में उसका यूज कर सकता है। मतलब अगर सिविल केस में प्लेंटिफ अगर गुड कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर रहा है, तो वहां पे डिफेंडेंट को अलाउ किया जाता है टू डिसअप्रूव और टू गिव द एविडेंस अगेंस्ट द गुड कैरेक्टर, तब वो एडमिसिबल हो जाएगा। अगेन सेक्शन 53 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप गुड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रेलेवेंट है। जैसे कि बेल एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन में हर बार लिखा जाता है कि ये गुड कैरेक्टर का है, इसने इससे पहले कभी भी कोई क्राइम नहीं किया है, तो देखो वहां पे वो रेलेवेंट है। बट क्रिमिनल केस में डायरेक्टली बैड कैरेक्टर पे बैड कैरेक्टर को इंजर करना या बैड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना वो इररेलेवेंट है। पिंक मूवी में जब क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे पहले आपके कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं, तो देखो वहां पे वो बैड कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना चाहता था, जिसको तुरंत ही ऑब्जेक्ट कर किया गया और कोर्ट ने उसको डिनाई किया वो क्वेश्चन को आंसर करने से। तो क्रिमिनल केस में आपका गुड कैरेक्टर है, गुड फेथ, उसको आप यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट बैड कैरेक्टर को आपको एस्टैब्लिश करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। सेक्शन 59 कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। तो जनरली क्रिमिनल केस में ओरल एविडेंस आपको परमिट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे लिखित में नहीं है। किसी ने किसी का मर्डर किया, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, किसी विटनेस ने उसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। तो जहां पे भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पे जनरली ओरल एविडेंस का यूज किया जाता है। सेक्शन 61 कहता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। अब देखो डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट या फिर प्राइमरी एविडेंस के थ्रू दे सकता है या सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल कॉपी, डॉक्यूमेंट्स है अगर उसकी ओरिजिनल कॉपी है तो वहां पे प्राइमरी एविडेंस उसको कहा जाएगा अंडर सेक्शन 62। बट सपोज ओरिजिनल कॉपी जो है वो मिल नहीं रही है, या फिर थेफ्ट हो चुका है, या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर ऑपोजिट पार्टी के कस्टडी में, तो वहां पे सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट किया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपीज हो गया या फिर कॉपीज फ्रॉम द ओरिजिनल हो जा रहा है। तो अगर ओरिजिनल कॉपी है तो सबसे पहले उसी को आपको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। बट इफ इन एनी केस ड्यू टू थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन और बाय फायर अगर वो प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो ही वो केस में सेकेंडरी एविडेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। सी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस। तो हमेशा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो बेस्ट एविडेंस ही कंसिडर किया जाता है, सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट द बेस्ट एविडेंस। अब देखो डॉक्यूमेंट भी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मीन्स अ record of the act of sovereign authority, of official bodies and tribunals, of public officer, legislation, judicial and executive of any part of India or the commonwealth of a foreign country, or public record kept in any state of private document। पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम किया गया है, बनाया गया है, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है?
पब्लिक डॉक्यूमेंट के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। खुद सेक्शन 75 में उसको यही डिफाइन किया गया है। अब देखो सेक्शन 90 टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 30 साल या उससे पुराना है बट वो ओरिजिनल है, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और वही चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में 5 साल या उससे पुराना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा। यहाँ पे देखो प्रिजम्पशन है, कोर्ट मान लेगा कि वो सही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अनलेस एंड अनटिल समवन डिसप्रूव्स इट। सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। आज अगर मैं कोर्ट में जाके कहता हूं कि मेरे घर पे चोरी हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब इसको साबित करना कि मेरे घर पे चोरी हुई है, ये मेरे पे लाई करेगा। मुझे कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मेरे घर पे क्या क्या, कौन सी चीजें, कब, कैसे और कहाँ पे चोरी हुई है, ये चीज मुझे सबसे पहले कोर्ट को बतानी होगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु गिव्स द कंप्लेन इन द कोर्ट, या फिर प्लेंटिव या फिर कंप्लेनेंट, अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो। सेक्शन 107 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन हैव बीन अलाइव फॉर 30 years। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर वो कोर्ट में प्रूव करना चाहता है कि ये आदमी मर चुका है, बट अगर वो 30 साल तक जिंदा है बट उसकी डेथ की किसी को भी नॉलेज नहीं है, तो वो पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 108 इसका ऑपोजिट कहता है, अगर कोई भी पर्सन 7 साल तक दिखाई नहीं दिया, लोग को लग रहा है कि वो मर ही गया है, मर चुका है, तो वहां पे जो उसको जिंदा प्रूव करना चाहता है उसको वहां पे प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस पर्सन इज अलाइव। क्यों? क्योंकि 7 साल से तो वो अननोन ही है, इज नॉट नोन टू एनी पर्सन, दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, तो प्रिज्यूम हो जा रहा है कि वो मर चुका होगा। सेक्शन 112 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बर्थ मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अगर आपकी वैलिड मैरिज हुई है, ठीक है, चाहे कोई भी रिचुअल से हुई है, एंड विद इन 280 days ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज अगर बच्चा होता है, तो वहां पे प्रिजम्पशन आ जाता है दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट फादर। यहाँ पे जो शादीशुदा कपल थे वही उसका बाप है। अगर आफ्टर डिसोल्यूशन मतलब डिवोर्स या सेपरेशन के बाद 280 days के अंदर अंदर अगर वो बच्चा हो जाता है, बॉर्न हो जाता है, तो वहां पे प्रिजम्पशन आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो इरेप्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ है, कोर्ट मान ही लेगी अनलेस एंड अनटिल एक ही डिफेंस है नॉन एक्सेस का, कि ऑपोजिट पर्सन जो है उसको फिजिकल इंटीमेसी का कोई भी एक्सेस नहीं था, उसके अलावा कोर्ट मान ही लेगी दैट ही इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। सेक्शन 113 ए प्रिजम्पशन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। कोई भी शादीशुदा महिला 7 साल के शादी के 7 साल के अंदर अगर उसने सुसाइड कमिट किया हुआ है, तो कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगा कि वहां पे उसको इंस्टिगेट किया गया था सुसाइड करने के लिए, मतलब हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स ने उसको फोर्स किया हुआ है सुसाइड करने पे, ये प्रिजम्पशन आ जाएगा। सेक्शन 113 बी प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अगेन शादी के 7 साल के अंदर अगर वहां पे उसकी डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वहां पे प्रिज्यूम हो जाता है दैट वहां पे डाउरी डेथ है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि बार बार हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स वो वाइफ से दहेज डिमांड कर रहे थे। सेक्शन 115 एस्टॉपल अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टॉपल मतलब क्या है? आपको रोक लगाना। आज अगर आपने कुछ चीज कोर्ट में कही हुई है और कोर्ट ने उस पर रिलाई किया हुआ है, मान लिया, फिर दूसरे दिन जाके आप अपनी स्टेटमेंट पे पलट जाते हो, ठीक है, कुछ और ही फैक्ट बताते हो, तो यहाँ पे कोर्ट आपके ऊपर एस्टॉपल कर देगा, रोक देगा, आपको बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगर एक बार आपने कुछ स्टेटमेंट दिया जिससे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोर्ट उसके ऊपर आपको आपको जजमेंट दे रहा है या आपके फेवर में कोई डिसीजन दे रहा है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। टेस्टिफाई वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टेस्टिफाई कौन कर सकता है? टेस्टिफाई मतलब कोर्ट में आके बयान देना। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो क्वेश्चन को समझ सके, कोर्ट में जो प्रश्न उसके सामने रखे गए, अगर उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, तो वहां पे वो कंपिटेंट है। कंपिटेंट कौन नहीं है?
अगर वो एजेड पर्सन है जहाँ पे वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी है बॉडी में या माइंड में जिससे कि वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है वो क्वेश्चन को, तो वो कंपिटेंट नहीं है। चाइल्ड कंपिटेंट विटनेस है अगर वो समझ पा रहा है कि उसके सामने क्या प्रश्न रखा गया है और अगर उसको वो जवाब दे पाता है तो। प्रिविलेज कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। शादी के दौरान जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन दैट डज डिड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द कोर्ट। अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज वो व्यक्ति है जिसने आपके साथ क्राइम किया हुआ है। अकम्प्लाइज पार्टनर इन क्राइम जिसको कहा जाता है। तो अकम्प्लाइज भी यहाँ पे कंपिटेंट विटनेस है जो एक्यूज के खिलाफ, मतलब अपने ही साथीदार के खिलाफ वहां पे एविडेंस दे सकता है, कन्फेशन कर सकता है। सेक्शन 137 एग्जामिनेशन इन चीफ। दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। आज अगर मैं एज अ वकील, ठीक है, अपने ही गवाह को बुलाना चाहता हूं जो मेरे फेवर में कोई पर्टिकुलर आंसर दे रहा है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ उसको कहेंगे। उसके स्टेटमेंट देने के बाद ऑपोजिट एडवोकेट अगर वहां पे मेरे बुलाए विटनेस को प्रश्न करना चाहते हैं तो उसको क्रॉस एग्जामिन कहा जाता है। और अगर क्रॉस एग्जामिन करने के बाद वापस मैं अपने ही विटनेस के को वापस प्रश्न पूछना चाहता हूं तो उसको री एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है कोर्ट में प्रोसीजर, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद री एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे डायरेक्ट आंसर होते हैं। आपका नाम क्या है, इसमें देखो आप और कुछ नहीं बोल सकते, आपको वही चीज बोलनी है जो आपका नाम है, ठीक है। आप, आपका कैटेगरी क्या है, आप, आपका सेक्स रेशियो क्या है, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कोर्ट में कभी भी डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्यों लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वहां पे तो यस एंड नो के सिवा और कुछ वो बोल ही नहीं पाएगा। उसको एलोबरेटिव क्वेश्चन होना चाहिए। तो लीडिंग क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जा सकता है, बट हाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में जो भी विटनेसेस है या पार्टीज है उनको अपने फैक्ट्स को एलोबरेट करना है। आपने खून होते हुए देखा, हाँ और ना, इसमें ऑपोजिट पार्टी और क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको पूछना है कि आपने क्या देखा वहां पे। मैं उस दिन घर से ऑफिस जा रहा था, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, वहां पे जाके मैंने देखा तो एक लाश पड़ी हुई थी। तो देखो मैं यहाँ पे मैं फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर रहा हूँ, एलोबरेट कर रहा हूँ। तो एलोबरेट फैक्ट्स एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में होने चाहिए। बट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यस एंड नो टाइप क्वेश्चन वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, बाकी सब में नहीं। हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस वो है जो मुकर जाता है अपने ही बयान पे। जॉली एलएलबी 1 में, ठीक है, पहले वो अरशद वारसी के पास आके बोलता है कि मैंने इसको गाड़ी चलाते हुए देखा था, ठीक है, और कोर्ट में भी वो बोलता है। दूसरे ही दिन वो रिट्रैक्ट हो जाता है, मतलब खुद की बयान से मुकर जाता है कि नहीं ये वो आदमी नहीं था जिसको मैंने कार चलाते हुए देखा। हाँ मैंने किसी को कार से एक्सीडेंट करते हुए देखा है, बट ये वो आदमी नहीं है जिसको मैंने कार चलाते हुए देखा। तो देखो वो हॉस्टाइल हो गया। मैंने जिस विटनेस को बुलाया था मेरे फेवर के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए, वही उसमें कंप्लीट ऑपोजिट आंसर दे रहा है, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। एंड लास्टली रिफ्रेशिंग मेमोरी, सेक्शन 159 में बताया गया है। रिफ्रेशिंग मेमोरी मतलब क्या है, आज सपोज कोर्ट में 1 साल तक 3 साल तक कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है, तो अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हर हर एक व्यक्ति को हर एक फैक्ट परफेक्टली याद है जो उस वक्त हुआ था, पहली बार हुआ था। तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको रिफर किया जाता है, मतलब उसने जो बयान दिया था उसको वापस दिखाया जाता है कि तुमने क्या ये चीज बोला हुआ था, ये चीज कही हुई थी। वो देख के वो अपना जवाब हाँ या ना में बोल सकते हैं, उसको रिफ्रेशिंग मेमोरी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सेक्शंस थे फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फ्रॉम गुजरात जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।